प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 3 के प्रथम अध्याय गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अगर हम चुंबक पे आए हैं तो चुंबक के कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चुंबक क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो लोहे तथा लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उन्हें चुंबक कहा जाता है। और इन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो एक चुंबक में क्या होता है? एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ये चुंबक है, इसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। फिर दूसरी परिभाषा आती है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार क्या है? हमने क्या बात करी? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा कहलाता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये समान चुंबकीय क्षेत्र 3 प्रकार के हैं। पहला, अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा, इसे क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर। इस क्रॉस का मतलब क्या है? जहां भी ये क्रॉस आएगा इसका मीनिंग होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर। तीसरा, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। तो 3 तरह के चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र के। एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पे बदल रहा है, हर बिंदु पे बदल रहा है, क्या कहलाएगा? असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, इतना हमने जान लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ऑस्टेड। ऑस्टेड एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम यह बताया था कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले किस तौर पे? प्रायोगिक तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे उसने बताया था कि किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम यह बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसके लिए उसने एक बैटरी ली, यहां एक कुंजी लगाई और यहां पे लगाया एक रियोस्टेट। ए भी एक धारावाही चालक तार है, ए भी। ये रियोस्टेट है, ये कुंजी है और ये बैटरी है। उसने कहा जब किसी धारावाही चालक पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेप नहीं दे रही है, जैसे थी वैसे है। ठीक, अब उन्होंने कुंजी को बंद कर दिया, अब इसमें विक्षेप आ गया। अब धारा बह रही है ना, तो इसमें विक्षेप आ गया। उसने क्या कहा?
अगर हम धारा का मान बढ़ाते जाते हैं तो विक्षेप भी बढ़ता जाता है। ठीक, धारा का मान किससे बढ़ाएंगे? रियोस्टेट, धारा नियंत्रक की सहायता से। उसने कहा अगर धारा का मान घटाते हैं तो विक्षेप कम हो जाता है। उसने कहा अगर मैं धारा की दिशा बदल दूं, कैसे बदलेंगे धारा की दिशा? ये ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, और ऐसे कुंजी लगी हुई है आपकी, और यहीं पे धारा नियंत्रक लगाया रियोस्टेट, और आपने धारा की दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। अब धारा ऐसे बह रही है, बी से ए की ओर बह रही है, तो विक्षेप में क्या होगा? विक्षेप की दिशा भी बदल जाएगी। तो इस तरह ऑस्टेन ने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका मान धारा के मान के बदलने के साथ बदलता है। और धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है? बदल जाती है। पर ऑस्टेन ये नहीं बता पाया किन किन कारकों पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन कारकों को बताया बायो और सेवर्ट ने। तो इसे कहा गया बायो सेवर्ट का नियम। जिस तरह हम कुलाम का नियम करते हैं ना स्थिर वैद्युतिकी में, इसी तरह यहां पे बायो सेवर्ट का नियम है, हर जगह यूज होगा। बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये देखो, इसने उन्होंने लंबा तार लिया एक्स वाई, ठीक है, उसमें एक छोटा पोर्शन लिया धारावाही चालक का, जिसकी लंबाई कितनी ली उन्होंने? डीएल। इसमें कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। ये बिंदु, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है साहब। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। यहां पे जो विस्थापन और जो धारा अवयव है आई डीएल वेक्टर को धारा अवयव कहते हैं, धारा अवयव। तो ये कैसी राशि होगी? सदिश राशि। और ये विस्थापन सदिश है, तो इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो जो धारा आई बह रही है बिंदु O के कारण, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा अल्पांश के कारण, अल्पांश किसके कारण? अल्पांश के कारण क्या होगा? वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न अनुकर्मानुपाती आई डीबी अनुकर्मानुपाती डीएल साइन थीटा, आई डीएल और फिर डीबी अनुकर्मानुपाती साइन थीटा, पर डीबी व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। इन सबको जोड़ दिया, डीबी आ गया अनुकर्मानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो डीबी इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नियतांक की वैल्यू आ जाएगी आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इसे सदिश रूप में, जहां म्यू नॉट क्या कहलाती है? निर्वात में चुंबक शीलता, निर्वात में, और म्यू नॉट का मान क्या होता है? 4 पाई गुणा 10 की घात -7 वेबर पर एम्पियर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा? डीबी वेक्टर साइन आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर आर कैप, ये एक अंश सदिश है। तो अब पूरा सदिश रूप में कैसे हो जाएगा? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर की पावर 3, ये सदिश रूप है। तो
इस नियम की सहायता से, इस नियम के अनुप्रयोग से हम बहुत सारे केसेस में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्लियर हो गया। अब आते हैं अनुप्रयोग, बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग के। ठीक है, अनुप्रयोग में हम क्या करेंगे, वृत्ताकार धारावाही चालक लेंगे, वृत्ताकार, तो उसकी अक्ष पे निकालेंगे और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करेंगे, गणना करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट व सी में संबंध। जानते हो आप म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता, ये क्या है, परमिटिविटी, और सी क्या है, वेग। ये विद्युतशीलता है, ये चुंबकशीलता है, ये प्रकाश का वेग है। म्यू नॉट का मान अभी मैंने कितना बताया आपको, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर, उल्टा है, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम मान लेते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, क्या हो जाएगा ये 1/म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, 8.85 गुणा 10⁻12, 3.14 पाई, 4 पाई का मान कितना है, 3.14 10⁻⁻7, 8.85 10⁻12। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 गुणा 10⁻16। ये क्या होता है, 3 गुणा 10⁸ का स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्या होगा, सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया सी स्क्वायर, और सी इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एक सूत्र बन गया है, प्रकाश के वेग, निर्वात में चुंबकशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के बीच में। अब बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग में जा रहे हैं हम निकालेंगे एक डेरिवेशन, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये किसका अनुप्रयोग से करेंगे, बायो-सैवर्ट के नियम से। चित्र देखो, हमारे पास ये एक वृत्ताकार कुंडली है, इसका केंद्र बिंदु O है, इससे x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है। इस कुंडली की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल है। यहां पे ए बिंदु, यहां पे एक अल्पांश ले लिया, ए बिंदु का अल्पांश। अब इसमें धारा बह रही है I, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा r दूरी पर, अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा, लंबवत। ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। बिंदु P को यहां ले लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु P है, कितना, 90 dB। इसी तरह जब मैं यहां पे एक अल्पांश लूंगा, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा dB। ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तो अल्पांश, इसकी लंबाई कितनी दी है मैंने, dl, और ये बिंदु क्या है, a बिंदु पर। अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सैवर्ट का नियम लगाऊंगा,
dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब इधर देखो, ये वाला कोण फाई है, नेमिंग कर रखी है मैंने, त्रिभुज ओ एओपी में, ठीक है। साइन फाई का मान क्या होगा, लंब बटे विकर्ण ओए अपॉन एपी, ठीक है, ए अपॉन आर। एक और चीज देखो, इसी त्रिभुज में ये 90 डिग्री होगा यहां पे कोण, तो एपी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओपी का स्क्वायर प्लस ओए का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक समीकरण ये यूज करेंगे एक, और ये एक समीकरण दो ये यूज करेंगे। तो आर को हम यूं भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण 3 आ गई। अब हम यहां पे एक लंब डालेंगे ऐसे। अब ये वाला कोण मेरा फाई है, तो ये वाला कोण भी फाई होगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री माइनस फाई बचेगा। अब ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये फाई बचा। इसे घटकों में वियोजित किया, dB cos फाई। यहां पे भी हमने क्या किया, इसे घटकों में वियोजित किया, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये फाई है, तो ये भी फाई हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा dB cos फाई। यहां पे इसका घटक क्या आएगा, dB sin फाई। यहां पे इसका घटक क्या आएगा, dB sin फाई। तो अब आप यहां देखो, जब हमने घटकों में वियोजित किया dB cos फाई को, dB cos फाई ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो वृत्ताकार, अब धारावाही लूप के कारण, कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो B क्या हो जाएगा, dB मान रख दिया म्यू नॉट dB साइन फाई, dB साइन फाई, क्योंकि ये dB साइन फाई सब जुड़ रहे हैं, तो ये समाकलन में आ गए। अब मान रखा है dB का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई का मान रखा a अपॉन आर। तो ये कितना हो गया, हमारा क्या बाहर आ गया यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a अपॉन आर की पावर 3 समाकलन चिन्ह dl, म्यू नॉट आई a अपॉन 4 पाई आर की पावर 3। अब वृत्ताकार कुंडली की पूरी लंबाई कितनी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, तो ये कितना आ गया, 2 पाई है। तो क्या बचा ये, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3। तो हम इसे आगे और टर्म में लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3, और आर के मान करा 3/2। यदि कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, तो सूत्र कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है। अब इस सूत्र में अगर हमें केंद्र पे गणना करनी है, क्या करनी है, केंद्र पे गणना करनी है, तो केंद्र पे गणना करने के लिए क्या हो जाएगा, केंद्र पर x0 हो जाएगा। ये बिंदु P कहां पे आ जाएगा, ये जो बिंदु P था वो किस पे आ जाएगा, O बिंदु पे आ जाएगा। तो x0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर 2
ए स्क्वायर की घात 3/2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 ए की घात 3, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे आ, ठीक है। अब हम करेंगे सीधा सीधा डेरिवेशन वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने क्या किया था, अक्ष पे निकाला था, अब हम कहां पे निकालेंगे, केंद्र के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन जब आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा, और जो अब डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो 2 नंबर का आएगा। तो इससे उसको नहीं करना है, और नहीं याद रहता तब इससे उसको कर देंगे, पर वो छोटा डेरिवेशन है, ठीक। हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है कि केंद्र पर, कहां पे कर रहे हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका केंद्र बिंदु O है, इसमें I धारा बह रही है, यहां पे एक अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई dl है A बिंदु पर, इसकी त्रिज्या कितनी है, A है, और ये कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे अल्पांश धारा वेव है और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री I धारा बह रही है। तो अल्पांश के कारण बायो सेवर्ट के नियम से, किसके, बायो सेवर्ट के नियम से अल्पांश डीएल आइडियल वेक्टर धारा विभेद के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन a स्क्वायर। कितना मान बचेगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। अब धारावाहिक कुंडली के कारण, धारावाहिक कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, अभी हमने अल्पांश के कारण निकाला था और पूरी धारावाहिक कुंडली के कारण निकाल रहे हैं, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन dv मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, समाकलन किया dl, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, dl का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई, मतलब एक अल्पांश है, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, म्यू नॉट I अपॉन 2a। और कुंडली में n फेरे हो, कितने फेरे हो कुंडली में, n फेरे हो, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2a। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2 नियम बता के जा रहा हूं, आगे 2 नियम अगले चैप्टर्स में बता दूंगा। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलती है कि क्रॉस है या डॉट है, राइट। तो ध्यान से समझना है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम, इसे पेच नियम कहते हैं, पेच नियम किसका, मैक्सवेल का, मैक्सवेल का। इसमें हम किसी पेज को टाइट करते हैं, ये हमारा पेचकस है, अगर हम टाइट करना चाहेंगे तो हम ऐसे घुमाएंगे, ये देखो यूं टाइट यूं करते हैं हमेशा, देखो यूं यूं घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज, और जब ढीला करना होता है तो कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हम पेज को टाइट कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ये जो मेरी उंगली है ये किसकी दिशा, किसको दर्शा रही है, धारा की दिशा को,
किस दर्शा रही है? धार की दिशा को, राइट। अब मैं जब पेज को टाइट कर रहा हूं तो ये अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, इसके चारों तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा समान दूरी पे, तो यहां बाहर जा रहा है तो यहां पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? चुंबकीय क्षेत्र डॉट, और यहां पे कौन सी आएगी? यहां अंदर की ओर जा रही है क्रॉस। जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इसी को हम यूज कर रहे हैं। देखो फिर समझो, यहां से अंगूठा बाहर की ओर जा रहा है तो मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है तो ये डॉट आ गया, और यहां अंदर की ओर जा रहा है तो यहां क्या आ गया? क्रॉस हो गया। इस नियम का हम बहुत उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बेटे मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत सरल भाषा में, और एक जो प्रॉब्लम मेरे को बच्चों ने कही कि फॉन्ट छोटे हो रहे हैं तो मैंने थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास किया है। अगर मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह सरल भाषा में आपको वीडियो बनाकर देता रहूंगा और जिससे आपके पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।